शाहिद साहब के हर बैच, जितने भी इनके बैच हुए हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर बैच भी लेक्चर ज़रूर देता हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि मैं फिजियोलॉजी का बंदा हूँ, क्लिनिकल मैंने किया है, और लेकिन शाहिद साहब आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट्स बताएं। मैं फिजियोलॉजी का हूँ तो मैं मैकेनिज्म की बात करूँ, जो हम हिजामा करते हैं इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट है क्यों मैकेनिज्म जानना ज़रूरी है। तो उसकी मिसाल मैं हमेशा एस्पिरिन से देता हूँ, दवा सर दर्द की, ठीक है, ये आप भी जानते हैं एज अ डॉक्टर, ये बाहर दुकान चलाने वाला भी जानता है, एस्पिरिन सर दर्द खा लेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म पता होने से, फार्माकोलॉजी पता होने से, फिजियोलॉजी पता होने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हम एक ही मेडिसिन को डिफरेंट इंडिकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, जो किताब में नहीं लिखी होती, प्रैक्टिस मतलब क्लिनिकल किताब में नहीं लिखी, तो आप डिवाइस कर सकते हैं, आप दवा का इस्तेमाल चेंज कर सकते हैं, आप अपना उस दवा का इस्तेमाल डिवाइस कर सकते हैं, है ना। हमें पता है एस्पिरिन इज आल्सो अ ब्लड थिनर, हमने कहाँ उसे इस्तेमाल करते हैं? एंटीकोगुलेंट केसेस से, या जो पेशेंट्स कार्डियोवास्कुलर डिसीज से उनमें यूज करते हैं, ये तो उसको नहीं पता ना, ठीक है ना। तो अगर हमें सिर्फ इतना सीखना है कि एस्पिरिन कहाँ इस्तेमाल होती है, तो ठीक है, वो तो आप कैसे भी याद करोगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का मैकेनिज्म, अंडरलाइन मैकेनिज्म समझते हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि यू कैन डिवाइस न्यू इंडिकेशन बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, उस नॉलेज के बेस पे आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब चीज़ें वही हैं जो आप जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं बस रिवाइज कराऊंगा। तो कभी कभी चीज़ें जब रिवाइज होती है तो अच्छा लगता है ना। आपको अपने फर्स्ट ईयर याद आ जाएगा, है ना, कॉलेज का टाइम याद आ जाएगा, तो वो भी नॉस्टैल्जिक है, उसमें भी अलग ही मजा है। तो सबसे पहले इंडिकेशंस ऑफ हिजामा कहाँ यूज है। 100 बीमारियां हो सकती हैं, 100 कंडीशंस हो सकती हैं, शायद साहब हमने बताया। मैंने उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, वो हिजामा 4 ग्रुप्स। इंडिकेशन मींस कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे हम कह रहे हैं इस दवा का इंडिकेशन क्या है, मींस किस पेशेंट में देना है। तो ये 4 इंडिकेशंस है। नंबर 1 इज पेन, दर्द। Most commonest cause that brings a patient to the doctor is pain, दर्द। अगर दर्द नहीं होगा तो कोई डॉक्टर के पास नहीं है ना। अगर मेरी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है तो कम से कम मैं 1 महीने तक टालूंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, परसों जाऊंगा, राइट। लेकिन जिस टाइम पेन होगा उस टाइम फिर मैं नहीं रुकूंगा। तो अगर आप पेन मैनेज कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा पेशेंट्स आप मैनेज करते हैं, उसी के सबसे ज्यादा पेशेंट है, तभी वो आपके पास आएगा। हालांकि आजकल कॉस्मेटिक्स का था, पहले कॉस्मेटिक्स का इतना रिवाज नहीं था, तो वो पेशेंट कभी आता ही नहीं जब तक उसे पेन हो। दूसरी चीज है इन्फ्लामेशन, या बहुत से लोग आप लोग जानते हैं या आप भूल गए तो मैं इसको जरूर रिवाइज कराऊंगा। इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन इज द बॉडीज रेस्पॉन्स टू एनी इंजुरी। हमारा जिस्म जो है, जब उसे कोई चोट लगती है, कोई भी इंजुरी हो, उसको रेस्पॉन्स में जो चीजें करता है बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज। अब वो इंजुरी क्या हो सकती है? वो चोट भी हो सकती है मैकेनिकल, वो बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वो केमिकल से भी हो सकती है, एनी काइंड ऑफ इंजुरी, उसके रेस्पॉन्स में बॉडी क्या करती है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन। यूजुअली इन्फ्लामेशन और पेन साथ साथ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी जहां इन्फ्लामेशन होगा वहां पेन होगा, लेकिन कभी कभी जरूरी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों चीजें साथ में। इन्फ्लामेशन में सब आएगा, देखिए पेन में सब आएगा, आपका शायटिक पेन है वो भी आएगा, आर्थराइटिक पेन है वो भी आएगा, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया वो भी आएगा, माइग्रेन पेन भी आएगा। तो वो तो कंडीशंस क्लिनिकल, वो तो शायद साहब बताएंगे, मैंने ब्रॉड इसको पेन में ले लिया, ठीक। इन्फ्लामेशन में किसी भी तरह का, ये इंटरनल विसरा का भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो ये 2 मेजर इंडिकेशंस हैं हिजामा। उसके बाद है इम्प्रूव द इम्यून फंक्शन, बॉडी डिफेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ आजकल के दौर में, अब बहुत से लोग हैं जो पेशेंट नहीं है लेकिन वो आपके पास आएंगे। पहले तो सिर्फ पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, पेशेंट्स नहीं है। अब वो लोग होते हैं जो फ्यूचर का सोचते हैं, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग अब ज्यादा हो गए, वो चाहते हैं कि फ्यूचर हमारा सेफ है ना, इम्यून हमारा अच्छा रहे, हमारी एज लंबी हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो। कोरोना आने वाला है, उससे पहले हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। अभी वो मरीज नहीं है वो, लेकिन मैक्स एक बड़ा चंक जो है लोगों का जो आपके पास आता है, वो कोई पेशेंट नहीं होता, वो डिटॉक्स के लिए नहीं, राइट, वो कहेंगे कि सब वेलबींग के लिए आएंगे,
तो इम्यून फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से अब जो पिछले 2 साल में हमने देखा, अब इसकी इंपॉर्टेंस और लोगों को रियलाइज होगी कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है। पहले शायद इसकी हमें वैल्यू नहीं थी, हम बहुत खेलते थे अपने इम्यून सिस्टम के साथ, लेकिन अब लोग बहुत कॉन्शियस है आफ्टर कोविड। अब जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वही सर्वाइव करेगा, ये सोचिए फ्यूचर है इंडस्ट्री का, हेल्थ इंडस्ट्री का। अब कोई वैक्सीन, कोई गारंटी नहीं, ये वायरस है इन्फ्लुएंजा की तरह है, और हर वैक्सीन की एज इन्फ्लुएंजा लगाया हुआ किसी ने 6 मंथ्स का होता है, इससे ज्यादा का नहीं। अभी कोविड वैक्सीन जो हमने लगाया उसका क्लियर ही नहीं है 6 मंथ्स है 8 मंथ्स है। तो फाइनली जो सर्वाइवल है ह्यूमन रेस का वो उसके इम्यून सिस्टम है। तो ये जो है ये अभी शूट करेगा इम्यून सिस्टम वाला जो पेशेंट क्लाइंटल है, जो कोई बीमार नहीं लेकिन इम्यून सिस्टम इंप्रूव करना चाहता है। एंड लास्ट बट नॉट इट इज एंटी स्ट्रेस के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेस। ये बताऊंगा स्ट्रेस की मुझे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस को कहा गया है मदर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इस वक्त 2 बीमारियां जो राइज पर हैं और लोग जिससे घबराए हुए हैं कोविड के बाद, नंबर 1 इज डायबिटीज, नंबर 2 इज कैंसर। और इंडिया आपको मालूम है इट इज गोइंग टू बिकम द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वो ग्लोबल कैपिटल, यानी कि कैपिटल से होता है शहर, लखनऊ कैपिटल है यूपी का, वैसे ही इंडिया पूरी दुनिया में डायबिटीज का कैपिटल है। और कुछ सालों में एवरी 1 out of 5 विल बी डायबिटिक, यानी अगर यहाँ 25 लोग हैं 5 लोग डायबिटिक होंगे। और रीजन क्या है डायबिटीज इतना क्यों ज्यादा फैल रहा है? उसमें लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे बड़ा कॉल जो है वो है स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस और इससे ऊपर जो मैंने लिखा है इंप्रूव इम्यून फंक्शन, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं आपका इम्यून सिस्टम, वो बताऊंगा क्यों, और हिजामा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह करता है मैं समझाऊंगा कि हिजामा किस तरह से एंटी स्ट्रेस भी है और इम्यून सिस्टम को, और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है हिजामा, क्योंकि वो स्ट्रेस कम करता है इसीलिए वो इम्यून बूस्टर भी है। ठीक, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड। तो स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये काम करता है। अब ये है इफेक्ट्स ऑफ हिजामा। आखिर हिजामा काम कैसे करता है, हाउ इट एक्ट्स। बहुत से लोगों ने कप लगा दिया, हमारा ईमान है इसके साथ, ये ठीक होगा, ठीक है, लेकिन कैसे ठीक होगा? अगर मैं कोई दवा ले रहा हूँ, मैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहा हूँ, ओमेप्राजोल ले रहा हूँ, मुझे मालूम है वो कैसे काम करती है। वो हमारे मैदे में, स्टमक में जो ऑक्जेंटिक सेल्स है, वहाँ जो HCl बनाता है, HCl के लिए 2 चीजें चाहिए, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन से पॉजिटिव आयन, उसको प्रोटॉन कहते हैं, H पॉजिटिव। तो जब तक H पॉजिटिव अंदर नहीं जाएगा वो क्लोराइड से नहीं मिलेगा, एसिड नहीं मिलेगा। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नाम ही उसका है, वो उस पंप को ही बंद करता है जो हाइड्रोजन को अंदर भेजता है। तो मुझे मालूम है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तभी मैं पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ। हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो घर पे भी, जो डॉक्टर भी नहीं होने वाले, ओमेप्राजोल खा लिया, रेप्राजोल खा लो तो आपका ठीक हो। अब पेंटॉप 40, पैन 40 लोग बोलेंगे क्या हुआ, अरे बहुत तकलीफ है, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अरे पैन 40 खा लेना। ये तो उन्हें भी मालूम है ना, फिर उसमें और आप में क्या फर्क? डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी आपको पैन 40 ही लिखेगा, और बाहर आपका जो रिश्तेदार होगा वो भी आपको पैन 40 ही रिकमेंड करेगा। तो उसके डीएम करने का फायदा क्या होगा? कुछ तो होगा ना। ही नोज द मैकेनिज्म, पता है कब मुझे देना है, कब मुझे H2 ब्लॉकर देना है, यानी रेनिटिडिन कब देनी है, और कब रेप्राजोल, कब पेंटाप्राजोल देनी है, कब रेप्राजोल देनी है। उसे मालूम है नुकसान क्या है, इफेक्ट्स क्या है। तो इसी तरह जब आप चीजों को समझेंगे मैकेनिज्म को, तो आप बहुत तरीके हैं हिजामा के जो किताबों में मेंशन नहीं है, और आप खुद से उसको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिजीज में, वंस यू नो द मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इज न्यूरोबायोलॉजिकल। न्यूरोबायोलॉजिकल का मतलब होता है कि वो चीजें जो दिमाग पे असर करती हैं, और दिमाग से फिर जिस्म पे। आपने साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के बारे में सुना होगा। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स वो होते तो दिमाग के डिसऑर्डर्स हैं, इन्हें ऑर्गेनिक नहीं होते, दिमाग में कोई खराबी नहीं, फंक्शनल डिसऑर्डर है ब्रेन का, और उसका इफेक्ट जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है उसका रिवर्स भी होता है, उनको हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द डिजीज कहते हैं। सोमैटिक डिसऑर्डर है, बॉडी का डिसऑर्डर है, इफेक्ट किस पे हो रहा है? ब्रेन। तो ये एक इंटर रिलेशन है बॉडी और ब्रेन। जैसे IBS का पेशेंट है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ दिनों बाद वो डिप्रेशन का मरीज होने वाला है। अगर आपने उसको चेक नहीं किया वो डिप्रेशन में जाने वाला है, क्योंकि उसको IBS से परेशान है उससे, और जब कंटिन्यूअस परेशानी तो ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट द
ब्रेन। तो कभी कभी रिवर्स भी होता है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, सिम्टम्स कहाँ से आएंगे? तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म, यानी हमारा जो हिजामा है बेसिकली वो कुछ उसके एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो ब्रेन पे इफेक्ट करता है, और उस ब्रेन के जो इफेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी पे नजर आते हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगा। दूसरा है फिजियोलॉजिकल, यानी फंक्शंस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है हिजामा। उसके कुछ पार्ट्स मैंने बताए कैसे वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स उसके। नंबर 1 इसका इफेक्ट होता है लोकल, और इसको मैं मसाज इफेक्ट कहता हूँ। ये तो फिजिकली हम कब लगा रहे हैं ना, वो छोड़िए ब्रेन को क्या करता है, उसको क्या करता है। एक तो हमें नजर आता है कि ये बॉडी पे लग रहा है और बॉडी को दबा रहा है, खींच रहा है, नेगेटिव वैक्यूम कर रहा है, या इसका जो मसाजिंग इफेक्ट है। तो ये एक तो ये इफेक्ट हो गया जो फिजिकल इसके लगने से इफेक्ट्स है, वो बताऊंगा क्या है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में इसका बेसिकली फिजिकल इफेक्ट ही काम आता है। मसल स्ट्रेन है या स्ट्रेन स्पोर्ट्स इंजरी में अक्सर होता है। तो बेसिकली क्या होता है, मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। कभी कभी क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में फंस जाती है। जब फंस गई तो क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद पेन करने लगता है जब तक ये रिलैक्स नहीं होगी। भाई अगर आप बार बार एक ही काम करेंगे, हाथ तो आपका हाथ भी थकेगा ना। तो होता क्या है, बार बार कंट्रैक्शन हो रहा है। आप सोचिए कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन हो तो क्या होगा, शरीर दर्द, पेन में रहेगा। तो फिजिकल इफेक्ट से जब कप लगाते हैं तो जो प्रेशर होता है वो हमेशा उस स्ट्रेन को खोल देता है, तो फौरन रिलीफ मिलता है। तो स्ट्रेन मसल है, स्ट्रेन मसल है, उसमें जो इफेक्ट है इसलिए वो उसके लोकल या मसाज इफेक्ट से होता है। इसीलिए मसाज से फायदा होता है। कभी आपको दर्द हो तो आप मसाज करते हैं तो वो जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, वो रिलीज हो जाता है। दूसरा जो इसका इफेक्ट, इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, वो है इसका इफेक्ट ऑन ब्लड फ्लो एंड लिम्फ फ्लो। मैं सिर्फ ब्लड फ्लो की बात नहीं करूंगा। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग सिर्फ ब्लड फ्लो की बात करते हैं, हिजामा इंक्रीज ब्लड फ्लो, क्योंकि वो विजिबल है, वो नजर आता है। लेकिन लिम्फ फ्लो की कोई बात नहीं कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फ फ्लो। ये भी मैं समझाऊंगा कि लिम्फ जब उसका फ्लो चेंज होगा तो बहुत सारी बीमारियां, खासतौर से जिनसे हम लोग डील करते हैं, क्रोनिक डिजीज, उसमें लिम्फ का ज्यादा रोल है, सर्कुलेशन का कम है। तो ये दोनों फ्लोज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट आता है। थर्ड इज एक्सक्रीशन बाय स्किन, है ना, कहता है ना ये वेस्ट निकालता है। तो ये भी मैं डिफाइन करूंगा एक्सक्रीशन बाय स्किन। एक्सक्रीशन यूजुअली कहां से होता है बॉडी का, स्वेटिंग, और सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, किडनीज, किडनी एक्सक्रीशन है। तो ये हम देखेंगे कि स्किन एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन एक तरह से, और किडनी एक्सक्रीशन में क्या फर्क है। अगर हमारे पास किडनीज हैं जो चीजें एक्सक्रीट कर रही हैं, तो स्किन से एक्सक्रीट करने में एक्स्ट्रा से क्या फायदा। ये क्वेश्चन आपके जहन में नहीं आएगा, लेकिन आपको जो फिजियोलॉजी वाला डॉक्टर होगा ना वो आपसे जरूर पूछेगा। आप कहेंगे साहब हम डिटॉक्स कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं, वेस्ट। तो नॉर्मली कुदरत ने दिया है किडनीज, तो वो तो वेस्ट निकाल रही है, तो आप क्या डिटॉक्स कर रहे हो, अनलेस कि आपकी किडनीज खराब हो। पेशेंट की किडनी खराब हो तब तो आप समझ में आ रहा है कि आप लगा रहे हैं कब। और पेशेंट की जब किडनी खराब है क्या करते हैं, तो आप एक तरह से बोला हेल्दी पेशेंट पे कप लगा रहे हो, तो कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना बताने के लिए कि उसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। इसके बाद है इसका जो इफेक्ट है, दैट इज स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन। स्टिमुलेशन मींस ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, खासतौर से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा निजाम आसाब है, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसका एक हिस्सा है व्हिच इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक समझते हैं, जैसे ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी आती है, तो ऑटोनॉमस मींस वो नर्वस सिस्टम जो काम खुद करता है। और हमारे कौन से ऑर्गन खुद से काम करते हैं जिसमें हमारा दखल नहीं है, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे इंटेस्टाइन, इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम